हेलो प्यारे मित्रों, ये जो आप सब देख रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, ये में क्या है? क्लास 8 के लिए सामाजिक विज्ञान जो है ना वो जारी किया गया है। और इसमें से देखिए सामाजिक विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है? ये तो आपको पता ही होगा। और इसमें से मैं आपको अभी बताने वाला हूँ प्यारे मित्रों कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो दिया था ना, राजनीतिक जीवन जो है ना, उसका मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपका बुक है, बिल्कुल नई किताब। और ये देखिए आप सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो दिया गया है, इसका ये पहला अध्याय, दूसरा, ये तीसरा, ये कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं बताऊंगा अध्याय नंबर 4, इसका नाम बताया कि न्यायपालिका। चलिए दोस्तों, ये जो देख रहे हैं यहाँ से आपको संपूर्ण हल बताया जाएगा सभी प्रश्न का। आइए देखिए पहला प्रश्न, मेरे साथ आपको भी बुक में नोट करना है। इसे आप क्या, न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है वो क्या है, किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर ऑप्शन में कहा है कि न्यायपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, या फिर यहाँ पे क्या है, निर्वाचन आयोग। तो ये हो जाए दोस्तों में, न्यायपालिका को यह प्राप्त किया गया है। सी नंबर बिल्कुल सही होगा। आइए प्रश्न 2 में कहा गया हमसे कि जनहित, ये जो दिया गया है जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे क्या है, अपराधों पर अंकुश लगाना। फिर आगे हमसे कहा गया है कि दोषी को दंडित करना, न्याय तक ज्यादातर लोगों की पहुंच बनाना, या फिर न्यायालयों के के बोझ को हटाना। तो ये हो जाए दोस्तों में, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? सी नंबर में आपको टिक लगाना। आइए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कार्य प्रश्न 3 देखिए, वह कौन सी बात फौजदारी कानून से संबंधित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। व्यक्ति विशेष के अधिकार के उल्लंघन से, ऐसे व्यवहार जिसे कानून अपराध मानता है, जब जब प्रभावित पक्ष याचिका दायर करे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आप सब देख रहे हैं, बी नंबर, तो यहाँ पर कहा गया कि ऐसे व्यवहार से जिसे कानून अपराध मानता है। यह बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? आइए अब यहाँ पर कहा है प्रश्न क्रमांक 4 में हमसे कि भारत में, प्यारे मित्रों यहाँ पर गौर करके देखिए, तो कहा है भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक कहा कहा जाता है। किन्हें? विधायिका को, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या फिर विधानसभा। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे न्यायपालिका को कहा गया है। आइए अब प्रश्न 5 में कहा है कि एफ एफ आई आर एफ आई आर जो होता है वो संबंधित है किससे? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, या फिर पुलिस थाना। पुलिस थाना से इसका संबंधित है एफ आई आर दर्ज कराना जो होता है ना वही। आइए यहाँ पर हमसे क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। यहाँ पर आप लोग देखिए अच्छी ध्यानपूर्वक, तो कहा गया है हमसे कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 34 है। न्यायाधीश की संख्या कितना है? 34 है। केंद्र व राज्यों के मध्य मध्य होने वाले विवादों को यहाँ पर भर लेना है आपको। न्यायिक व्यवस्था हल करती है का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया को मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों, उसे हम लोग मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। आइए अब यहाँ पर डी नंबर में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में। और यहाँ पर प्यारे मित्रों आप सबको लिख लेना है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के सभी अदालतों पर लागू होते हैं। सभी का उत्तर आप अच्छी प्रकार से लिख लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो कहा है कि न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है। तो आइए यहाँ पर प्यारे मित्रों लिखना है कि न्यायपालिका नागरिकों नागरिकों व सरकार, दो राज्य सरकार और केंद्र व राज्य सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों का निपटारा करती है। ठीक है प्यारे मित्रों, आइए इसी प्रकार से यहाँ पे फिर हमसे कहा गया है कि न्याय, एक मिनट रुकिएगा, ये जो दिया गया है ना, कहा है न्यायिक,
का न्यायिक समीक्षा को समझाइए। ये क्या है न्यायिक समीक्षा? तो इसमें कि यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के यहाँ पर बताया गया प्यारे मित्रों, संविधान के आधारभूत ढांचे को उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को यहाँ पर रद्द हुआ, ठीक है, रद्द कर सकते हैं। इस न्यायिक समीक्षा करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है प्रश्न 9 कि भारत के सर्वोच्च, 1 मिनट रुकिएगा जरा, थोड़ा सा रुकिएगा। यहाँ पर क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है प्यारे मित्रों, तो इसका आंसर में लिखना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो लिखना है कि जब न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों से या यहाँ पर प्यारे मित्रों बताया किसी यानी निजी समूह से अनुचित तरीके से प्रभावित न हो, तब इस प्रकार की न्यायपालिका का स्वतंत्र न्यायपालिका हम लोग इन्हें कहते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 11 में फिर हमसे कहा है कि देश, प्यारे मित्रों यहाँ पर हमसे कहा गया कि देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, यह कहाँ स्थित है सबसे बड़ी अदालत? तो चलिए लिखना है कि देश की सबसे बड़ी अदालत जो है ना दोस्तों, वो सर्वोच्च न्यायालय है। यह कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। चलिए अब यहाँ पर क्या उच्च, ये जो दिया गया प्यारे मित्रों का उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंसी शहर में की गई? उच्च न्यायालयों की स्थापना जो है, तो आइए प्यारे मित्रों इसका आंसर लिखना है कि न्यायालयों की स्थापना जो है ना, है वो कहा गया कि स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। कैसी प्यारे मित्रों? ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। चलिए अब यहाँ पर क्या है प्रश्न 13 में कि एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है? ये जो दिया गया प्यारे मित्रों, पूछा गया ना कि एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से, तो लिखना है कि विभिन्न स्तरों की अदालतों का एक दूसरे से जुड़ा होना एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहलाता है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानना होता है, ठीक है। अगर न्याय व्यवस्था जो है ना, निचली अदालतों को मानना पड़ता है। चलिए अब यहाँ पर कहा गया हमसे प्यारे मित्रों, ये दिया गया फौजदारी, और आगे हमसे कहा कि दीवानी कानून में अंतर लिखें। तो सबसे पहले आप लिखना है कि फौजदारी कानून, इसके बारे में आपको 3 पॉइंट बता दूंगा, फिर नीचे आपको बताऊंगा दीवानी कानून के बारे में। तो चलिए सबसे पहले फौजदारी कानून के बारे में पहला लिखना है, ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना है, जैसे कि चोरी और हत्या आदि। फिर दूसरा पॉइंट में लिखना है कि यह फौजदारी के बारे में आपको बताऊं। उसके बाद देखिए नीचे दिया गया दीवानी कानून। चलिए दूसरा पॉइंट में लिखना है आपको कि इसमें आमतौर पर एक IR दर्ज कराई जाती है, फिर पुलिस जांच करती है, फिर अदालत में केस फाइल होता है। तीसरा, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे सजा या जुर्माना किया जाता है। उसके बाद देखिए प्यारे मित्रों यहाँ पर आपको तो दीवानी कानून जो दिया, इसमें पहला आपको लिखना है कि इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से है, जैसे कि जमीन की बिक्री है, चीजों की
खरीदारी और यादें। दूसरा पॉइंट बताया कि इसमें प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। क्या दोस्तों, यहाँ पर हमसे कब बताया गया है कि न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट लिखना है कि इसमें परिस्थिति के आधार पर फैसला सुनाया जाता है। किसके आधार पर प्यारे मित्रों? परिस्थिति के आधार पर। ये तीनों पॉइंट आप लिख सकते हैं। आइए प्यारे मित्रों, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 15 में कहा गया हमसे कि निम्नलिखित को वर्गीकृत कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ये हमें दिया गया बहुत सारे चीज यहाँ पर दिया गया है। तो हमसे कहा इसे बंटवारा आपको करना है 2 भाग में। आपके बुक में देखिएगा तो यहाँ पर एक तालिका दिया गया जिसमें यहाँ पर बताया दीवानी मामले और यहाँ पर बताया गया हमारा फौजदारी मामले। तो नंबर 1 में आपको लिखना है दीवानी मामले में हो जाएगा हमारा ये जो है क्रय विक्रय मामले, यहाँ पर लिखना है मारपीट। दूसरा पॉइंट लिखना है कि किरायादारी मामले और यहाँ पर हो जाएगा घरेलू हिंसा। तीसरा पॉइंट में हो जाएगा हमारा जमीन और यहाँ पर हो जाएगा हमारा हत्या। चौथा पॉइंट में ये हो जाएगा हमारा जमीन बंटवारा, ये हो जाएगा हमारा चोरी। ये हमारा दिया है संपत्ति मामले। इसी प्रकार से आपको भी नोट करना है। फौजदारी मामले में ये सब काम होता है और दीवानी मामले में ये सब काम किया जाता है। आइए अब यहाँ पर हमसे कहा गया है प्रश्न क्रमांक 16। ये जो हमसे पूछा गया ना प्यारे मित्रों कि जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है? जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है? इसे कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है? तो लिखना है आप सबको कि जिस व्यक्ति या संस्था के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वह जनहित याचिका दायर याचिका कर सकता हो। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिखिएगा प्यारे मित्रों। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 17 में तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना कि क्या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? जरा यहाँ पे देखिए गौर करें तो यहाँ पे क्या है क्या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है? यदि हाँ, यहाँ पे क्या है यदि हाँ तो कोई एक उदाहरण बताइए। तो चलिए इसके बारे में लिखना है कि हाँ, एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में ही है। पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय दोस्तों जो केवल चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ चार पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं एक से अधिक राज्यों से मिलकर के एक उच्च न्यायालय भी बनता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा ही पर समाप्त है। मैंने संपूर्ण उत्तर बता चुका हूँ और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।